हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे साइंस पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी आज पहली ही वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके सी टेट 2020 के लिए टारगेट करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, अगर आप इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए और वहाँ पे से लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने साइंस नहीं भी ले रखी, क्योंकि उनकी मैथ्स पैडागोजी ज़रूर आएगी, तो मैथ्स पैडागोजी में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स पैडागोजी और साइंस पैडागोजी 80% उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट लॉजिक और फैक्ट्स पर बेस्ड है। तो इस बात को जान लीजिए कि उनका पढ़ाने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। यानी अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्वालिटी है जो सबसे कम विकसित होती है? ओपन माइंडेडनेस, या फिर क्वेश्चनिंग, या फिर मेमोराइजेशन, या फिर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। ओपन माइंडनेस यानी खुला दिमाग। देखिए, साइंस की अगर हम बात करेंगे तो साइंस में सबसे ज्यादा जो डेवलप होता है वो ओपननेस ही होती है, क्वेश्चनिंग होती है और जिज्ञासा बढ़ती है। तो साइंस के अंदर जो चीज नहीं डेवलप्ड होती, या हम कह सकते हैं सबसे कम जो डेवलपमेंट होता है, बल्कि साइंस एजुकेशन में मेमोराइजेशन का तो कोई खेल ही नहीं है, ना ही तो मैथ्स के अंदर मेमोराइजेशन का कोई खेल है, यानी रटने का या याद करने का, और ना ही आपका साइंस में होगा। तो चलिए हम इसका ऑप्शन अब हम सी ही लगाएंगे, और क्योंकि सी ही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि और सारी चीज डेवलप होती हैं, सिर्फ और सिर्फ याद करना या मेमोराइजेशन आपका नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। असेसमेंट टीमिंग इन साइंस मींस, यानी विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये असेसमेंट टीमिंग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या होता है। इसका पूरा चैप्टर है हमारे पास, जिसका नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, और एक और इसके अंदर जुड़ गया है, वो है आपका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, उन सब के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से कंसेप्ट की तरफ हमें जाना है, कंसेप्ट हमें समझनी है। क्योंकि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को करना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों ऑप्शंस में भी आप अपने चार क्वेश्चन, चार से ज्यादा बल्कि क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, या फिर सेल्फ असेसमेंट को बोलते हैं, या फिर टर्म असेसमेंट को बोलते हैं, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बात बता दूं, पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं कि असेसमेंट टीमिंग जो होती है उसे एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, यानी स्व आकलन, यानी अपने आप का आकलन। इस आकलन में क्या होता है, टीचर कोई टेस्ट देता है, और टेस्ट देने के बाद बच्चों से बोल देता है कि भाई इसका आकलन आपको खुद करना है, यानी सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने आप को सेल्फ असेस करना है कि आप किस पोजीशन पर हो, आपकी क्या लेवल है। तो ये होता है सेल्फ असेसमेंट। लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शन है, समेटिव है, फॉर्मेटिव और टर्म असेसमेंट है। अगर मैं टर्म असेसमेंट की बात बताता हूं, तो टर्म असेसमेंट किस चीज को बोलते हैं? देखिए, टर्म असेसमेंट होता है जब एक टीचर किसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करता है। जी, जब एक टीचर किसी एक चीज को इवेल्युएट करने के लिए एक से ज्यादा या वाइड रेंज में मेथड्स का इस्तेमाल करता है, इवेल्युएशन मेथड इस्तेमाल करता है, तो उस चीज को आप टर्म असेसमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले, फॉर्मेटिव और समेटिव तो है ही, दो और हैं। कौन कौन से? प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट को समझ लीजिए, जैसे इसमें लिखा है, इजी टू हार्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट टू पोजीशन द लर्नर। यानी ये एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा असेसमेंट होता है, जहां पर बच्चों को असेस किया जाता है कि ये इसका लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चे को प्रमोशन देनी हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 5वीं क्लास में है, और 5वीं क्लास का बच्चा जो सॉल्व कर रहा है 7वीं क्लास के सॉल्व क्वेश्चंस कर रहा है, तो उसका असेसमेंट किया जाएगा और फिर उसका प्रमोशन किया जाएगा। ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कोई 7वीं क्लास में है और वो 6ठी क्लास या 5वीं क्लास के भी सम सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसका फिर डिमोशन किया जाएगा। यही प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं कि प्लेस किया जाता है।
फिर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है कोई टॉपिक और उस टॉपिक के दौरान ही टीचर कुछ सवाल कर लेता है, तो इस इवैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव। यानी ड्यूरिंग क्लास, क्लास को कराते हुए जब टीचर कुछ सवालात पूछ लेता है, कुछ टेस्ट ले लेता है, तो ऐसे टेस्ट को फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं कि बच्चा ड्यूरिंग द क्लास कितना सीख पा रहा है। इसी तरीके से होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक जो वर्ड है वो बेसिकली होता है कि बीमारी का पता करना। तो जब टीचर क्लास के अंदर शुरुआत में जाता है तो सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन यही देखती है कि बच्चों को जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करता है तो बच्चों को डिफिकल्टीज क्या आ रही हैं, तो वहां पे बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, तो उन लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचानना, उसे बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये हो गया आपके डायग्नोस्टिक होती है ना, डायग्नोस्टिक लैब होती है जहां पर आप खून की जांच करवाते हो, तो बेसिकली वो आपकी जो डायग्नोस्टिक लैब में जाते हो तो वो उसे ठीक नहीं करता, बल्कि सिर्फ बताता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये आकलन भी बस यही बताते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है। तो जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं या डिसेबिलिटी होती हैं, वो सारी की सारी इस असेसमेंट के अंदर आ जाती है। इसका दूसरा होता है रेमेडियल असेसमेंट, रेमेडियल टीचिंग भी जिसे बोलते हैं। रेमेडियल होता है इसका उल्टा, बिल्कुल जैसे ही बीमारी का पता लगा उस बीमारी पर फिर काम करना चालू कर दिया आपने, तो उसे बोलते हैं हम रेमेडियल। फिर है आपका समेटिव। समेटिव होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है और कोर्स खत्म करने आने के बाद आपका एक रिजल्ट आता है, जैसे आपका फाइनल ईयर में आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनका रिजल्ट आता है, उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ टू ग्रेड मास्टरी ऑफ कंटेंट, वहां पे आपको ग्रेड दे दिया जाता है, तभी तो आप ए ग्रेड से बी ग्रेड से 3 ग्रेड, जैसे हम बोलते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो तभी होता है जब समेटिव असेसमेंट का रिजल्ट आ जाता है। तो समेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपका आकलन होता है, उसी असेसमेंट को हम समेटिव बोलते हैं। यही नहीं, कुछ और भी आकलन है। देखिए, एक रॉबर्ट स्टैक यानी जो एजुकेशनल रिसर्चर हैं, उन्होंने समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट को दोनों को बताने के लिए एग्जांपल दी। ये जरूर याद रखना, ये कोटेशन आ सकती है और ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि भाई रॉबर्ट, ये कोटेशन देके पूछ सकते हैं कि ये किसने बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसे। वैसे पीडीएफ तो मिल ही जाएगी इसकी आपको। व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट्स फॉर्मेटिव, यानी जब कोई बनाने वाला कुक होता है ना, जो खाने को बनाता है, वो अगर सूप को चखता है, तो ये टेस्ट जो होगा, जो वो टेस्ट ले रहा है उसका कि भाई सूप कैसा बना है, ये फॉर्मेटिव है, क्योंकि वो बनाते वक्त ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, ये क्लास में पढ़ाते वक्त होता है। व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सूप दैट्स समेटिव, यानी और जब समेटिव टेस्ट वो होता है जब गेस्ट उस खाने को चख रहे होता है। अब खाने को जो गेस्ट चखेंगे वो फाइनल होगा, वो ही बताएंगे कि भाई खाना कैसे बना है, खाना कैसा नहीं बना है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट स्टेक, ये एक रिसर्चर है एजुकेशनल, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर एक और असेसमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, और इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा एक और है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। इन दोनों को साथ ही समझेंगे। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट बिल्कुल इस तरीके से लिखिए जैसे आपका टेट एग्जाम है। टेट एग्जाम में आपको पता है 150 में से आपको 90 लाने होते हैं, तो 150 में से जब 90 लाने में आते तो ये क्राइटेरिया बना दिया है। इसमें क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से बच्चों को कंपेयर नहीं करते, बल्कि जो भी 90 नंबर ले आएगा वो इस रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, जहां पर आप कोई क्राइटेरिया प्री डिफाइंड डाल दे कि हाँ भाई ये प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया का पूरा करो और पास हो जाओ। फिर इसके बाद नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इसके बिल्कुल उलट है। जब आप सुपर टेट देते हो तो एक मेरिट बनती है, एक गुणांक आता है, तो वहां पर आपको देखा जाता है आप और बच्चों से कितना अच्छा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको और बच्चों से कंपेयर किया जाता है। तभी हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता। तो इसमें देखिए लिख भी रखा है कि इफ यू स्कोर दी 80 परसेंटाइल, अगर आपको 80 परसेंटाइल मिलती है, गुणांक मिलता है, दैट मीन्स दैट यू स्कोर बेटर देन 80% पीपल इन योर ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि 80% लोगों से अच्छा आपने किया है, तो लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, जब तो मेरिट लिस्ट ऐसी तो बनती है। जो एसएससी और बैंक के एग्जाम होते हैं वो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बेस पर ही तो होते हैं,
वो मेरिट बनकर आती है। देखा जाता है कि जो नेट का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम भी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट से ही बनता है। उसमें आपकी परसेंटाइल आती है कि आपने कितने अच्छे बच्चों से, सॉरी कितने अच्छे नहीं, कितने बच्चों से आपने आगे बढ़े हैं, आप कितने बच्चों से आगे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इसे बिल्कुल इस तरीके से समझें जैसे आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। जब इंटरनल एग्जाम होता है टेकन बाय बाइस्ड पर्सन, टेकन बाय बाइस्ड यानी पक्षपात होता है इसके अंदर। हम सभी को पता है जब हमारे इंटरनल असेसमेंट होता है तो हम थोड़ा टीचर को मस्का लगाते हैं कि भाई पास कर दें, और जब एक्सटर्नल होता है वो अनबाइज्ड होता है। अनबाइज्ड यानी निष्पक्ष बिल्कुल, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंटरनल असेसमेंट में काफी लेना देना होता है, टीचर हल्के क्वेश्चन रखता है ताकि बच्चे के पूरे पूरे, आपने देखा भी होगा इंटरनल असेसमेंट में अच्छे खासे पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। तो ये दोनों वही है। फिर है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये आपको सबको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 4 ऑप्शन दे दे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक दे दे, यानी वो एक चीज, एक वर्ड, वन वर्ड पूछ रहा है आपसे, या फिर अब आपको मल्टीपल चॉइस वाली जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज हो जाए, या फिर आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है, मैचिंग वर्ड्स हो गए, ये सब के सब आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं असेसमेंट। सब्जेक्टिव हो गया आपका निबंध हो गया, ठीक है, निबंध लिखने को दे दिया, या शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स दे दिए, शॉर्ट आंसर्स, ये भी आपके सब्जेक्टिव में आते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल इसी तरीके से है, जैसे फॉर्मल यानी जब टीचर फॉर्मली क्लास के रूप में ले, इनफॉर्मल या क्लास के बाहर कोई असेसमेंट कर ले तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। यानी अगर हम साइंस की प्रकृति यानी साइंस के नेचर की बात करें तो इनमें से क्या बात साइंस के नेचर के हिसाब से झूठ है, क्या झूठ है। साइंटिफिक नॉलेज हैज अ टेंटेटिव कैरेक्टर, यानी वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंतिम चरित्र होता है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है साइंटिफिक नॉलेज कैन बी प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट, यानी साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, यानी विज्ञान मूल्य निरपेक्ष है। फिर चौथा ऑप्शन है आपका साइंटिफिक नॉलेज इज एन ऑब्जेक्टिव, वैज्ञानिक ज्ञान उद्देश्य है। तो मैं इसका पहला आपको आंसर ही बता देता हूं। फॉल्स जो है वो साइंस इज अ वैल्यू न्यूट्रल, यानी वैल्यू न्यूट्रल का, न्यूट्रल नहीं होती साइंस, यानी जो बात सत्य होगा वो बोल देगी। अच्छा, साइंस नॉलेज जैसा टेंटेटिव कैरेक्टर, टेंटेटिव कैरेक्टर होता है साइंस का, क्योंकि हर 100 साल बाद लॉ बदल जाता है, हर 100 साल बाद कोई ना कोई किसी लॉ को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, तो साइंस में चेंजेस आते रहते हैं। तो साइंस जो है स्थायी कह सकते हैं आप। इसके बाद है आपका, भाई साइंटिफिक नॉलेज को तो प्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से प्रूव ही किया जाता है साइंस को तो। और साइंस का नॉलेज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी साइंस की अगर हम कोई साइंस खोजने जा रहे हैं, साइंस में कुछ खोजने जा रहे हैं तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ट्रू है, बस एक ही है वैल्यू न्यूट्रल। ये न्यूट्रल नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता, ये जो बात कहनी है वो कहेगा, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अपना, which one of the following is not a purpose of conducting practicals experiment activities in science। यानी जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं एग्जाम में, एग्जाम के तो एक आपका रिटन एग्जाम होता है और आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह और एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इसमें कौन सा पर्पस नहीं है, यानी जो पर्पस नहीं है, इनमें से किसका ये उद्देश्य नहीं है। दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड्स ऑफ मार्क्स, they enhance understanding of science ideas, they provide an opportunity for problem solving, they help in developing manipulative skills। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम ज्यादातर प्रैक्टिकल हम देते इसलिए ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए, बस यही बात गलत है। हमारी एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल लुल हो गया है, जो चीज नहीं होनी चाहिए वही चीज है। तो ये जो पर्पस है ना, जो हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, भाई यही पर्पस नहीं है। मार्क्स बढ़ाना पर्पस नहीं होता भैया प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं होते। हाँ, अब हमारी एजुकेशन अब जो चल रही है वो सब चल रही है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। अगर आपको सोच हो दिमाग में कि हाँ जी मार्क्स बढ़ाने के लिए होते हैं वैसे तो प्रैक्टिकल, तो ये सोच गलत है थ्योरी के हिसाब से, वैसे प्रैक्टिकल में तो आजकल यही हो रहा है। सो फिर ऑप्शन होगा आपका ए,
यही पर्पज नहीं है, बाकी सारे पर्पज होते हैं एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स के। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं प्रैक्टिकल, हमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर क्या कहना है, दे हेल्प इन डेवलपिंग मैनिपुलेटिव स्किल्स, या हमारे मैनिपुलेटिव स्किल्स यानी चीज़ों को मैनिपुलेट करने का हमारे अंदर कौशल आ जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बस एक ही ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है प्रैक्टिकल्स के लिए, वो हमने लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। Which one of the following is a step of analogy strategy in science? यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है किस चीज का? एनोलॉजी। एनोलॉजी होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल देना, यानी किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल देना एनोलॉजी स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो इसमें से कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप है एनोलॉजी का? प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंटरलिंकिंग, एप्लीकेशन और मैप सिमिलैरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया ना, परफेक्ट एग्जाम्पल देना। एनोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल देना। जैसा आप किसी बात को समझा रहे हो तो वहां पर आप एग्जाम्पल देते हो, तो वो एग्जाम्पल क्या होता है, उस बात से मैच खाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैप सिमिलैरिटी में होता है, यानी जब मैप बनता है वो एनोलॉजी तो होती है एक तरीके से, यानी जो हमारी पूरी दुनिया है वो हम एक पेपर पर छाप देते हैं, तो वो पूरी दुनिया का एक एग्जाम्पल बन जाता है। भाई हिंदुस्तान यहाँ पर है, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, तो वो एक पेपर पर आ जाता है। तो वो पूरी दुनिया का जो हमारा मानचित्र हमारी सैटेलाइट से आता है, उसका पूरी दुनिया का एक पेपर पे एनालॉजी हो जाती है। तो ये एनालॉजी का फर्स्ट स्टेप होता है आपका, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल। ये बात ध्यान रखना, एनालॉजी का मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया देखिए वही क्वेश्चन, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन इन साइंस मीन्स, यानी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन में साइंस, ये तो कहीं पर भी हो एक ही मीनिंग रहेगा, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अगर आप मैं बात बताता हूं कि भाई ये जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है, ये बेसिकली ओवरऑल हर तरीके से किसी चीज को इवेल्युएट करना, यानी हर एस्पेक्ट, जैसा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, मैं पहले लगा देता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, यानी साइंस हो या कोई भी चीज हो, जहां पर हम बच्चे की हर चीज को इवेल्युएट करते हैं, यानी उसमें फॉर्मेटिव आ जाता है, उसमें सबमिटिव आ जाता है, उसमें भाई आपका सारे जितने भी असेसमेंट होते हैं सारे असेसमेंट इसी में ही आ जाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, इसे इसीलिए बनता है द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। व्हाई आर फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस? जब हम फील्ड जो होती है हमारे भ्रमण जिसे हम बोलते हैं, जो भ्रमण हम करते हैं, जो फील्ड पर हम जाते हैं, विजिट करते हैं, ये जरूरी क्यों है विज्ञान के अंदर? क्यों जरूरी? इट इज इजी टू कंडक्ट, ये आसान है इसलिए। ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, यस, ये ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन भी देखेंगे हम। इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स, यस, फील्ड पे जाने से हार्ड वर्किंग भी होता है। इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, यस, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, यानी हाथों हाथ उसे एक्सपीरियंस मिलता है। या हम इसे कह सकते हैं ये अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव, यानी जब हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अपने हाथ से कोई कार्य करने का अनुभव हमें मिलता है, ये कब मिलता है? जब हम फील्ड पे हो जाते हैं। तो ये साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास में रिएक्शन सिखाने लगो और लैब में ना ले जाओ तो मजा नहीं आएगा। तो जब तक बच्चे को लैब के अंदर अपने हाथों से रिएक्शन ना करवाएं, अपने हाथों से उन्हें बताए ना कि भाई ये H2O है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजनेसिस मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, ये सारी की सारी चीजें जब वो फील्ड पे जाकर खुद नहीं करेगा या लैब में जाके खुद नहीं करेगा, तो तब तक मजा नहीं आएगा साइंस के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये दो जो ऑप्शन है ना, बी, इंफॉर्मेशन मिलती है और हार्डवर्क बढ़ता है, ये दोनों ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पूछ रहा है वो। इंपॉर्टेंट यानी मेन चीज जो है वो यही होती है, ताकि हम हाथ से अनुभव अपने हाथों से करके अनुभव पाए। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सूटेबल आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एज पर द एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द साइंस टीचर, यानी एनसीएफ के अनुसार अच्छी साइंस एजुकेशन क्या है? ट्रू टू द साइंस टीचर यानी विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ हो, ट्रू टू द चाइल्ड बच्चे के प्रति निष्ठ हो,
ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ हो, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर या क्लासरूम कल्चर की के प्रति निष्ठ हो या ट्रू हो। इसमें बताने वाली बात नहीं है। आपको अब इतनी पैडागोजी आ गई है, आपको पता है पैडागोजी के अंदर जो खुदा है वो बच्चा है, यानी हर चीज बच्चे के हिसाब से चलेगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ना टीचर की चलेगी, ना क्लास की चलेगी, ना एनवायरनमेंट की चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी, सिर्फ बच्चे की चलेगी। बच्चे के हिसाब से ही सारी चीजें फ्रेम की जाती हैं। पैडागोजी में होता ही है, बच्चा सेंटर्ड होता है। तो हम कहेंगे कि साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, यानी चाइल्ड के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ साइंस, यानी जो साइंस का नेचर होता है उसके हिसाब से क्या ठीक नहीं है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंतविशेषक क्षेत्र है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक दूसरे पर निर्भर। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस हमेशा क्या है, अस्थायी रहती है, टेंटेटिव रहती है, यानी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, यानी विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देती है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, यानी जो विज्ञान है तथ्य के समुच्चय के समतुल्य है, यानी जो बराबर है, फैक्ट्स के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन आपको सही दिख गया होगा कि साइंस जो है ना वो संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि संदेह यानी डाउट को तो वो खत्म कर देती है। साइंस का काम ही क्या होता है कि डाउट्स को खत्म करना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये नॉट ट्रू है, साइंस के हिसाब से ये नॉट ट्रू है, यानी ये साइंस का नेचर नहीं है। साइंस का नेचर क्या है, वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है। साइंस जो है एक दूसरे पर निर्भर है, चीजों पर निर्भर है, तभी तो साइंस बनती है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, बदलती रहती है, ये नहीं कि कभी एक रूल बन गया तो कभी वो चेंज नहीं होगा, यानी लॉ जो बनेगा उसके अंदर चेंजेस आएंगे। हो सकता है लॉ के अंदर किसी ने, कोई प्रतिपादक ने गलती की हो तो उस गलती को दूसरा दोहरा देगा। तो ये चीजें चलती रहती है, क्योंकि हम देखा होगा शुरुआत में बहुत से लोगों ने दुनिया को चपटी बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। अब भी चल रहा है कि कुछ हमारे जो मानव जाति की मछली से हुई है या फिर बंदर से, ये सारी चीजें टेंटेटिव होती हैं, स्थायी होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। और साइंस जो है फैक्ट तो होते ही हैं साइंस में, बस साइंस जो है वो क्या नहीं देता, संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप बताना है आपको। साइंस इज अ ब्रॉडर एंड्यूअर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक, यानी विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्यात्मक और प्राय स्थान विनिर्दिष्ट होती है। फिर है आपका, टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा सृजनात्मक है, प्रोसेस है एज कंपेयर टू साइंस। साइंस इज एन एंशिएंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, यानी साइंस जो है वो पुरानी है और टेक्नोलॉजी जो नई चीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये तो गलत ही ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से काम नहीं करेंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा, यानी साइंस इज अ ब्रॉडर एंड्यूअर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक। देखिए टेक्नोलॉजी और साइंस में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, साइंस जो होती है किसी चीज को जानना, टेक्नोलॉजी होती है किसी चीज को करना, करने का तरीका, मेथड। तो साइंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का एक पार्ट मान सकते हो या बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर काम को करने का तरीका, करने का तरीके को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरी पढ़ाने की भी टेक्निक्स है, टेक्निक से पढ़ाता हूँ मैं भी, ठीक है। मेरी अलग टेक्निक्स होंगी, दूसरे टीचर की आपको पढ़ाने की अलग टेक्निक्स होंगी। तो टेक्नोलॉजी जो होती है गोल ओरिएंटेड होती है, यानी मैं कोई टेक्निक अगर आपको पढ़ाने की लगा रहा हूँ तो मेरा गोल है कि आपको बात समझ में आ जाए। साइंस इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, साइंस का मतलब होता है किसी चीज को जानना, उसके फैक्ट को जानना, उसे समझना और उसे यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह देखना, ठीक है। तो साइंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है आपका। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से साथ देते रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है बता देना। चलिए फिलहाल चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।